हेलो स्टूडेंट्स। तो वीडियो नंबर 5 हम लोग ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे लेक्चर नंबर 6 में कि डार्क फेज में कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अभी तक हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं फोटोसिंथेसिस में कि क्या इंग्रेडिएंट्स कैसे यूज हो रहा है, कैसे उनका रोल है, लाइट फेज में क्या क्या प्रोडक्ट्स बना, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। एटीपी, एनएडीपीएच, ऑक्सीजन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या था, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का सबसे चैप्टर का लास्ट पार्ट चल रहा है जो है डार्क फेज। डार्क फेज में हम लोग को क्या पढ़ना है? डार्क फेज में हम लोग को ये पढ़ना है कि अभी तक ग्लूकोज को बनाने के लिए जितना भी नाटक हुआ, मतलब पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वहाँ से CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, एनर्जी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में जो ग्लूकोज बनाने के लिए चाहिए वो ग्लूकोज तो अभी तक फॉर्म हुआ ही नहीं है। तो वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन एक्चुअल में होता कैसे है? तो हम लोग को पता है कि लाइट रिएक्शन की मदद से यहाँ पे हम लोग दो चीज़ का फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट कर चुके थे। पहला था एटीपी और दूसरा चीज़ था वो एनएडीपीएच। तो एनएडीपीएच और एटीपी एनर्जी का वो पैकेट्स है जो फॉर्मेशन हुआ है कब? लाइट रिएक्शन के ड्यूरेशन में। जब लाइट रिएक्शन हुआ था तब इन दोनों चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ था। अब हम देखेंगे कि वो डार्क रिएक्शन में किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो एक एंजाइम होता है जो हमारे यूनिवर्स में जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाने वाला एंजाइम है, तब बोल सकते हैं प्रोटीन, जो पूरे यूनिवर्स में सबसे मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, उसका नाम होता है रुबिस्को। कौन सा एंजाइम है वो एंजाइम है रुबिस्को। वो एंजाइम है रुबिस्को। तो ये रुबिस्को का अगर हम पूछिए रुबिस्को है क्या, ये सबसे मोस्ट अबंडेंट एंजाइम पाया जाने वाला इस यूनिवर्स में वो एंजाइम का नाम है रुबिस्को। अगर रुबिस्को का फुल फॉर्म पूछे, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कुछ आधा फुल फॉर्म, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये तो सिर्फ RUBIS का फुल फॉर्म है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। और CO का फुल फॉर्म क्या है? C फॉर कार्बोक्सिलेज एंड O फॉर ऑक्सीजनेज। रुबिस्को का फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ये फुल फॉर्म होता है रुबिस्को का। ये हमारे यूनिवर्स में सबसे मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाने वाला एंजाइम है। इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि ये राइबोलोज जो है ना, तो कितने कार्बन से मिलकर बना होता है? ये टोटल 5 कार्बन से मिलकर बना है। ये टोटल 5 कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। तो हम क्या करेंगे, बाहर से बहुत सारा CO2 तो चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। हम लोग देखिए, ये भी देखे थे कि फोटोसिंथेसिस में CO2 इंग्रेडिएंट लगता है, बट अभी तक वो CO2 का रोल तो हमको कहीं देखने को मिला नहीं। वो CO2 का रोल अभी हमको देखने को मिलेगा डार्क फेज में। तो ये डार्क फेज में क्या होता है ना, ये 5 कार्बन का रुबिस्को एंजाइम एक कार्बन का CO2 को बाहर के एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करता है और बना देता है 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल जिसका नाम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 8 वर्ड लगने का मतलब ये है कि वो एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, 5 कार्बन का रुबिस्को एंजाइम एक कार्बन का CO2 दिया, टोटल बनाएगा 6 कार्बन का, इसको बनाना चाहिए था कंपाउंड, लेकिन ये टोटल 6 कार्बन का कंपाउंड बनाने के लिए केपेबल नहीं है। ये क्या करता है, 3 कार्बन वाला 2 कंपाउंड बनाता है। इसको करना क्या है, इसको तो 6 कार्बन को बैलेंस करना है। तो ये क्या करेगा, खुद 5 कार्बन का है, एक कार्बन बाहर से लिया एनवायरनमेंट से, 6 कार्बन हुआ। अब ये क्या करेगा, 6 कार्बन को एक साथ 6 कार्बन का कंपाउंड नहीं बनाता, बल्कि वो 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड को बनाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें कितने कार्बन होगा? इसमें टोटल 3 कार्बन होगा, लेकिन ये कितने मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगा? ये टोटल 2 मॉलिक्यूल होगा। ये टोटल 2 मॉलिक्यूल होगा। मेरा बात आई को समझ में आया होगा कि हमारा रुबिस्को एंजाइम 5 कार्बन का है, वो एक कार्बन को बाहर के एनवायरनमेंट से लेगा और बना दे, उसको बनाना चाहिए था 6 कार्बन को बैलेंस करने के लिए 6 कार्बन का कंपाउंड, लेकिन ये 6 कार्बन का कंपाउंड को बना नहीं पाता। तो ये क्या करता है, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल कंपाउंड को बनाता है जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जैसे ही बनाया उसके बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट होता है किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। और इस कन्वर्जन के दो, ये भी 3 कार्बन का ही होता है, ये भी 3 कार्बन का होगा। तो 6 कार्बन को बैलेंस करने के लिए इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए? इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। और जब इसका 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे वो ATP और NADPH का यूज होता है जो लाइट रिएक्शन के दौरान बनाया जाता है। मतलब लाइट रिएक्शन में जो ATP NADPH बना, इसका यूज कहीं तो होना चाहिए, वो यूज होता है हमारे डार्क फेज में। जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, तो वो कन्वर्ट करता है 2 ATP मॉलिक्यूल को 2 ADP मॉलिक्यूल में, और क्या कन्वर्ट करेगा, 2 NADPH को 2 NADP+ में। तो ये दोनों का जब कन्वर्शन होता है
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एनर्जी को यूज कर रहा है। एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करना मतलब एनर्जी को यूज करना। तो जब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट से ग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है खुद, तो ये क्या करता है, एटीपी को यूज करता है, एनएडीपीएच को यूज करता है। वो यूज करने के लिए कहाँ से मिलेगा उसको, जो एटीपी एनएडीपीएच डायरेक्ट रिएक्शन के दौरान बना है, उसी एटीपी और एनएडीपीएच को दोनों यूज करके बनाता है एटीपी और एनएडीपी प्लस। आई होप समझ में आया होगा। जैसे ये बन गया 2 ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट, अब ये क्या करेगा, यहाँ से एक CO2 मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया। अभी क्या करेगा, एक CO2 को रिलीज कर दिया। तो हमको क्या पता है कि ये ग्लिसरैल्डिहाइड कितना कंपाउंड, कितना कार्बन का था, 3 कार्बन का। ऐसा टोटल कितना मॉलिक्यूल था, 2 मॉलिक्यूल। तो बोल सकते हैं कि यहाँ तक टोटल कितना कार्बन था, 2 × 3 मतलब 6 कार्बन था। अगर 6 कार्बन में से एक कार्बन यहाँ पे CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गया, तो अभी उसके पास कितना कार्बन बचा होगा, अभी भी उसके पास टोटल 5 कार्बन होगा। तो वापस से ये 5 कार्बन से क्या बना देता है, रुबिस्को। हमको पता है रुबिस्को में फिर से 5 कार्बन ही होता है। तो इससे क्या हुआ, कार्बन का नंबर का, अमाउंट का भी बैलेंस बना रहा और हमारा रिएक्शन भी अच्छे से हो गया। बट हमें अभी तक एक चीज ये नहीं समझ आया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से रुबिस्को वापस से कन्वर्ट होता है, यहाँ पे भी एक एटीपी का यूज होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एटीपी में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल एक साइकिल में यहाँ पे कितने एटीपी का यूज हो रहा है, 2 एटीपी का वहां पे और 1 एटीपी का यहाँ पे। तो एक साइकिल में टोटल 3 एटीपी का यूज हो रहा है। और अगर हम पूछे एनएडीपीएच का कितना यूज हो रहा है, तो एक साइकिल में टोटल 2 एनएडीपीएच का यूज हो रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा। लेकिन अभी भी तो मेरा ग्लूकोज तो नहीं बना। मेरा मेन मकसद क्या था, ग्लूकोज बनाना। क्या ग्लूकोज अभी तक बना है, ग्लूकोज अभी तक नहीं बना है। तो ग्लूकोज कब बनेगा, ग्लूकोज बनेगा जैसे ही एक CO2 बाहर निकला। हमको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये होता है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। O तो मिल जाएगा क्योंकि O तो बहुत सारा O2 तुम्हारा लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से भी रिलीज हुआ है। O तो तुमको हमारा बहुत सारे बॉडी में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वाटर में से H भी मिल जाएगा, लेकिन कार्बन वहां से आएगा। तो ये साइकिल में से जो एक कार्बन यहाँ रिलीज हो रहा है, वैसा टोटल एक साइकिल में तो एक कार्बन रिलीज हुआ, हमको कितने कार्बन की जरूरत है, 6 कार्बन की। एक ग्लूकोज बनाने के लिए टोटल 6 कार्बन चाहिए। तो अगर हम लोग ये डार्क फेज का ये वाला साइकिल को टोटल 6 बार चला दें, कितने बार, 6 बार। जब ये साइकिल 6 बार चलेगा तो टोटल यहाँ से कितना CO2 बाहर आएगा, टोटल 6 CO2 बाहर आएगा। और हमको 6 CO2 के हेल्प से बाहर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर आराम से हम लोग बना सकते हैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो अगर हम पूछे ये साइकिल को ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने बार चलना होगा, तो इस साइकिल को टोटल 6 बार चलना होगा एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए। तो हम लोग इसे लिखते हैं एक बार यहाँ पे अच्छे से, क्या लिख सकते हैं, टू फॉर्म 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, to form 1 glucose molecule, cycle has to run 6 times. Cycle has to run 6 times. अगर ये एक साइकिल 6 टाइम्स रन होगा तो एक साइकिल में जो एक CO2 निकल रहा है, वैसे 6 साइकिल में टोटल 6 CO2 मिलेगा और हम लोग उससे बना पाएंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम पूछें कि इसका बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट होता है कि कितना एटीपी और कितना एनएडीपीएच का यूज करके हम लोग कंप्लीट ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमको ये क्या पता है, एक साइकिल में टोटल 3 एटीपी का यूज होता है और 2 एनएडीपीएच का यूज होता है। तो अगर हम 6 साइकिल की बात करें, तो 6 साइकिल में कितना चाहिए एटीपी और एनएडीपीएच, 6 साइकिल में कितना एटीपी एनएडीपीएच, 6 साइकिल में टोटल 6 × 3 = 18 एटीपी और कितना एनएडीपीएच, 6 × 2 मतलब 12 NADPH। तो मतलब 6 साइकिल मतलब एक ग्लूकोज को बनाने के लिए टोटल 18 एटीपी और 12 NADPH का जरूरत है। अगर ये दोनों हमको सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है डायरेक्ट रिएक्शन के दौरान, तो ही हम लोग डार्क रिएक्शन के हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर पाएंगे। और अगर हम पूछे साइकिल का नाम क्या है, इस साइकिल का नाम है हमारा केल्विन साइकिल। क्यों केल्विन साइकिल नाम है इसका, क्योंकि सबसे पहले डार्क रिएक्शन की इस साइकिल के बारे में जिन्होंने बताया था उनका नाम था मेल्विन केल्विन।
और मेल्विन केल्विन नाम होने की वजह से हम लोग बोलते हैं इस साइकिल का नाम क्या है, केल्विन साइकिल। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोग को। बस यहाँ से सारा ये थोड़ा सा स्टेप्स याद रखना होगा। किस स्टेप में एटीपी से एटीपी बन रहा है, किस स्टेप में NADPH से NADP बन रहा है, ये याद रखना होगा। और कहाँ पे एक CO2 का रिलीज हो रहा है, ये साइकिल को टोटल कितनी बार चलना होगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ये भी पता होना चाहिए। और ये लास्ट चीज बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक साइकिल में अगर 3 ATP 2 NADPH लग रहा है तो टोटल 6 साइकिल में 18 ATP और 12 NADPH का जरूरत पड़ेगा, तो ही हम लोग एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा फोटोसिंथेसिस चैप्टर का एंड होता है। हम लोग अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। थैंक यू।